खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना और निवेश के 9 मंत्रों की इस कड़ी में आज हम आपको बताने वाले हैं एसेट एलोकेशन का मंत्र। बताएंगे कौन से एसेट क्लास में अभी है निवेश के शानदार मौके। इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट। पोर्टफोलियो में रिस्क और रिटर्न के लिहाज से किस एसेट क्लास का कितना एक्सपोजर आप रखें और एसेट एलोकेशन का क्या हो सही तरीका। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश हैं। उनका स्वागत करते हैं शो में। प्रतिभा, एसेट एलोकेशन पर हम चर्चा आपसे करेंगे और इनफैक्ट एक और खास मेहमान भी हमारे साथ है, उनका भी परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड में म्यूचुअल फंड की हेड श्वेता रजानी है। श्वेता, आपका भी स्वागत करते हैं मनी गुरु में। हम कोशिश कर रहे हैं कि नवरात्र के 9 दिनों में पोर्टफोलियो में मुनाफे के 9 मंत्र अपने दर्शकों तक पहुंचाए और उसका एक बहुत ही कह सकते हैं मूलभूत जो आधार है उसको हम एसेट एलोकेशन के नाम से जानते हैं। और जैसा कि प्रतिभा, हम आजकल बाजार में भी देख रहे हैं काफी ज्यादा उतार चढ़ाव का माहौल है, महंगाई, साथ ही बढ़ती ब्याज दरें, तो डेफिनेटली हर किसी को अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी बहुत रीबैलेंसिंग तो करनी ही पड़ रही होगी। पर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, एसेट एलोकेशन हमारे पोर्टफोलियो के लिए क्यों जरूरी होता है? क्या है इसके अलग अलग पैमाने? देखिए, एसेट एलोकेशन जो होता है वो हर एक इंडिविजुअल का अलग उनके नीड के हिसाब से होता है। जैसे कि पहले एसेट एलोकेशन करने से पहले आपको ये तय करना है कि आप कौन सा गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो गोल का टाइम फ्रेम कितना है। जैसे आप रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं 10 साल 15 साल है, कोई और गोल होगा जो 3 साल 4 साल है। तो जो लॉन्ग टर्म, आमतौर पे जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं उसमें ज्यादा तक इक्विटी का परसेंटेज रहेगा और जो शॉर्ट टर्म गोल्स रहते हैं उसके लिए ज्यादा तक डेट रहेगा। और जो मीडियम में बीच में एकदम आ जाते हैं जो 4 साल या 5 साल के होते हैं, तो उसका दोनों का एक बैलेंस तरीके से थोड़ा सा इक्विटी थोड़ा सा डेट का एक प्रोडक्ट देना जरूरी है। सो एसेट एलोकेशन is the most important thing if you're building a portfolio। और ये totally dependent on a single person। जो आपके पड़ोसी के लिए या दोस्त के लिए ठीक है वो एसेट एलोकेशन, अगर वो हम फॉलो करें तो हमारे लिए डिजास्टर्स हो सकता है क्योंकि उनका सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट होगा हमसे। एब्सोल्युटली, आपने इंपॉर्टेंट बात कही यहाँ पर कि श्वेता, जो प्रतिभा कह रही है कि कई बार हमें लगता है कि किसी का जो पोर्टफोलियो है वो तो बहुत ही ज्यादा मुनाफा कमाकर दे रहा है, हम भी कुछ यही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं और इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं, पर नॉट नेसेसरी कि उनका जो एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी रही हो वो आपके भी गोल्स के हिसाब से फिक्स और सेट बैठे। तो किसी को अगर एसेट एलोकेट करना है अपने पोर्टफोलियो में, एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी सेट करनी है, तो विद इन ऑल द एसेट क्लास, हम यहाँ पर इक्विटी की बात करें, डेट है, कमोडिटी में मोस्टली गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, उनके रिटर्न और रिस्क फैक्टर के लिहाज से कैसे हम समझे कि इनकी परफॉर्मेंस कैसे रहती है, बाजार के अलग अलग माहौल में ये कैसे परफॉर्म करते हैं और कैसे हम अपनी नीड के हिसाब से एक सही एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी सेट कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो जो प्रतिभा ने कही बिल्कुल राइट। जैसे हम बोलते हैं वन साइज फिट्स ऑल का जो रूल होता है वो एसेट एलोकेशन के लिए अप्लाई नहीं होता। हर एक का लक्ष्य अलग होता है, रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है, तो उस हिसाब से हर एक निवेशक की एसेट एलोकेशन की जो रिक्वायरमेंट होगी वो अलग होगी। ज्यादा करके ट्रेडिशनली हमने देखा है 4 एसेट क्लासेस होते हैं जहां पे अधिकतम लोग इन्वेस्ट करते हैं। एक आपका हो गया इक्विटी और हो गया रियल एस्टेट। इनको बोला जाता है ग्रोथ एसेट क्लासेस। अब इक्विटी को अगर हम देखेंगे लंबे समय में अगर आप निवेश करके रख सकते हैं तो इक्विटी की आपको 11 से 14% की रिटर्न दे सकती है। अगर आप रियल एस्टेट की बात करें तो एक समय था जब रियल एस्टेट आपको बहुत अच्छा रिटर्न देता था, डबल डिजिट रिटर्न देता था। पिछले कुछ साल से रियल एस्टेट की अगर देखेंगे तो रियल एस्टेट का साइकिल नहीं चल रहा है, इसीलिए अगर किसी ने रियल एस्टेट में डाला होगा तो ज्यादा करके उन्होंने सिंगल डिजिट रिटर्न देखा होगा। ये होते हैं लेकिन आपके ज्यादा करके ग्रोथ एसेट क्लासेस। जो आपके प्रोटेक्टिव एसेट क्लासेस होते हैं या डिफेंसिव एसेट क्लासेस होते हैं उसमें आपका आ जाता है डेट। डेट बोले तो आपके डेट म्यूचुअल फंड्स हो गए, फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ, वो सब आ जाते हैं वहां पे। वहां पे आप देखेंगे आपकी जो प्रिंसिपल है
कैपिटल प्रोटेक्शन, एक तरह से प्रोटेक्शन नहीं बोलेंगे, लेकिन कैपिटल लूज करने की संभावना बहुत कम होती है, और वहां पे जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 6 से 8% के रेंज में होगा। गोल्ड भी अगर हम देखें तो गोल्ड को डिफेंसिव एसेट क्लास कहा जाता है, या कहा जाता है कि महंगाई के अगेंस्ट एक तरह का हेज होता है। पर गोल्ड में लंबे समय तक हमने देखा गया है वहां पे भी जो रिटर्न बनता है 8-9% के आसपास का बनता है। तो आप जब रिटर्न के हिसाब से देख रहे हैं तो ये इनका रिटर्न हो जाता है। अब मैं आती हूँ रिस्क पे। रिस्क भी यहाँ पे मैं बोलूंगी कि थैंकफुली फाइनेंस में रिस्क भी एक नंबर में मेजर की जाती है, जिसका टेक्निकल टर्म होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब कितना उतार चढ़ाव आप देख सकते हो उसमें। तो इक्विटी में रिस्क भी ज्यादा होती है, वहां पे आप जो वॉलेटिलिटी देखेंगे वो 12 से 14% के रेंज में चलती है। निफ्टी जो एक इक्विटी मार्केट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसकी लंबे समय में 12% की स्टैंडर्ड डेविएशन देखी गई है। डेट में, एफडी में कोई स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होती। अगर आपने एक 6% की एफडी करी हुई है, आपको 6% ही मिलेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में चले गए तो 1% ऊपर नीचे आपका रिटर्न हो सकता है। तो आपकी डेट की वॉलेटिलिटी हो गई 1% की। रियल एस्टेट का एक जो हम बोलेंगे नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि उसकी वॉलेटिलिटी आप मेजर नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो एक प्रॉपर्टी की प्राइस में चेंजेस होते होंगे वो इतने ट्रांसपेरेंटली नहीं अवेलेबल होते हैं। तब ज्यादा करके वॉलेटिलिटी उसकी भी डबल डिजिट के आसपास हम बोल सकते हैं चलती है। गोल्ड, गोल्ड में एक चीज मैं आपको बोलूंगी कि गोल्ड को जबकि सेफ एसेट कहा जाता है, जब लेकिन उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर होती है, तो जब डेट में हम 1 से 1.5% की स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं, गोल्ड में हमने 8 से 9% की स्टैंडर्ड डेविएशन देखी है। तो इसीलिए अगर किसी को अपना एसेट एलोकेशन करना है तो जो आपने एसेट क्लासेस चुनने चाहिए वो ज्यादा करके इक्विटी और डेट से आपने अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। एब्सोल्युटली। और हम रिटर्न और रिस्क के लिहाज से एसेट क्लास के प्रदर्शन पर भी चर्चा कर रहे हैं। श्वेता ने बताया तो हम कुछ रिटर्न और रिस्क के फैक्टर्स भी दिखा रहे थे। पर प्रतिभा, जैसा आपने बताया कि जो पैरामीटर्स होते हैं एसेट एलोकेशन के, उसमें आपकी जो आपका जो लक्ष्य है, आपका जो होराइजन है इन्वेस्टमेंट का, या फिर आप कितना रिस्क ले सकते हैं, या फिर आप को लिक्विडिटी की कितनी रिक्वायरमेंट है, इन सब पर बेस होता है, होना चाहिए आपका एसेट एलोकेशन। अगर मैं इसको किसी के स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी आपसे जानूं, समवन हु इज यंग, एक यंग इन्वेस्टर है एज कंपेयर टू एक ओल्ड इन्वेस्टर है, उनकी एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी में भी डिफरेंस यहां पर होगा क्या? कोई एसेट एलोकेशन का एक फिक्स फॉर्मूला हो सकता है जो एक यंग इन्वेस्टर या फिर एक ओल्ड इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं? आमतौर पे जब देखेंगे यंग लोग जो होते हैं उनका अर्निंग कैपेसिटी और अर्निंग ईयर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर उन्होंने रिस्क ले भी लिया और कुछ रिस्क बराबर से चला भी नहीं तो भी वो रिस्क ले सकते हैं, तो ज्यादा तक एग्रेसिव होते हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट्स जो है वो रिस्क रिटर्न मैथमेटिकल फंक्शंस ये बहुत कम मायने रखता है और बिहेवियर बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो उनको एक्सपेक्टेशंस राइट रखना चाहिए। और आमतौर पे यंगर इन्वेस्टर्स ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। रिस्क का क्या मतलब है? अगर इक्विटी में रिस्क, अगर वेल रिसर्च म्यूचुअल फंड्स या डायरेक्ट स्टॉक्स भी खरीदा जाए तो रिस्क का मतलब मेनली वॉलेटिलिटी होता है कि वो उतार चढ़ाव होगी, वो वापस रिकवर हो जाएगा। लेकिन क्या आपके पास वो मेंटल स्ट्रेंथ है कि आपने देखा कि 20% गिर गया फिर भी आप टिके रहे, फिर भी आपका कॉन्फिडेंस नहीं टूटा, आप फिर भी रह सकते हैं? अगर ऐसा आपका मेंटल एटीट्यूड है तो ओल्ड पीपल ऑल्सो कैन टेक रिस्क, बट बाय एंड लार्ज द यंगर पीपल कैन टेक अ larger wealth building asset like equity, and the older people, there's another aspect to it. older people अगर उन्होंने एक्सपीरियंस है, उन्होंने देखा है काफी सारे मार्केट साइकिल्स, तो वो भी रिस्क ले सकते हैं, but they would prefer a little balance because if the earning years is less, then when the markets are volatile and it falls, then it gives a lot of pain to them to see that my hard earned money is falling. और श्वेता, जो ये एसेट एलोकेशन है, हम तो एक पूरे एसेट क्लासेस की बात कर रहे हैं, बट विद इन म्यूचुअल फंड सिर्फ अगर हम इक्विटी और डेट की बात करें
तो एक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी सेट करने का कोई एक पर्टिकुलर रेशो हो सकता है जो निवेशक फॉलो कर सकते हैं? तो म्यूचुअल फंड एक तरह का व्हीकल हो गया जिसके थ्रू आप पार्टिसिपेट करेंगे। पहली चीज तो आपने ये, जैसे अब तक हम डिस्कस कर रहे हैं, ये डिसाइड करनी रहती है कि आपका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य रिटर्न की तरफ से, लक्ष्य रिस्क की तरफ से, कि मुझे समझ लीजिए मुझे 11% की रिटर्न टारगेट करनी है, ये मेरा लक्ष्य है और मेरा 10 साल का होराइजन है, 10 साल तक मुझे पैसे नहीं चाहिए। अब वो 11% की रिटर्न के लिए मुझे 60% इक्विटी में जाना चाहिए, 40% डेट में जाना चाहिए। तो ये हो गई मेरी एसेट एलोकेशन। अब मुझे कौन सा व्हीकल लेना चाहिए? इक्विटी में क्या मुझे स्टॉक्स लेने चाहिए? लेकिन अगर मैं स्टॉक्स लूंगी तो मेरा रिस्क का जो लक्ष्य है वो मीट नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक में मेरी जो उतार चढ़ाव होती है प्राइसेस में वो बहुत ज्यादा होती है। मुझे जो डाइवर्सिफिकेशन चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। तो अगर मैं एक म्यूचुअल फंड ले लेती हूँ तो एक इक्विटी म्यूचुअल फंड इटसेल्फ में मेरे पास 40 से 50 स्टॉक की डाइवर्सिफिकेशन आ जाती है, तो उस हिसाब से मेरी जो वॉलेटिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। इसीलिए अगर हमें इक्विटी में पार्टिसिपेट करना है तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड एक सही तरीका होता है निवेश करने के लिए। उसी तरह से अगर डेट की हम बात करें तो डेट में मेरे पास ऑप्शन हो जाता है कि मैं फिक्स डिपॉजिट में चली जाऊं, मैं पीपीएफ ले लूं या मैं डेट म्यूचुअल फंड ले लूं। ज्यादा करके ये आपके ऑप्शन होते हैं। एफडी में मेरा एक ये भी हो जाता है कि टैक्स थोड़ी इनएफिशिएंसी हो जाती है। पीपीएफ अच्छा इंस्ट्रूमेंट है लेकिन रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि मैं 1.5 लाख ही डाल सकती हूँ एक साल में। तो डेट म्यूचुअल फंड मुझे सिमिलर रिटर्न दे देता है जितना एफडी देगा, और आज के दिन पे तो अगर मैं गवर्नमेंट बॉन्ड फंड खरीद लूं तो मुझे एफडी से भी थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिल जाता है। टैक्स की एफिशिएंसी मिल जाती है अगर मैं लंबे समय तक उसको इन्वेस्ट करके रख सकती हूँ, और मुझे लिक्विडिटी मिल जाती है कि जब चाहे मैं निकाल सकूं। इसीलिए डेट में भी डेट म्यूचुअल फंड मेरा एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट हो जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि हाँ, विद इन इक्विटी एंड डेट म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बोलूंगी, पिछले अगर 4 सालों में देखेंगे तो हमने ये एक ट्रेंड चेंज भी देखा है। हमारे इक्विटी म्यूचुअल फंड के एसेट्स जो 2018 में आप देखोगे 7 लाख के होते थे, आज 17 लाख करोड़ है। तो उतना इंक्रीज हमने देखा है, मोर देन डबल, जो दिखा रहा है कि इन्वेस्टर का भी जो माइंडसेट है, जो कंफर्ट है टुवर्ड्स इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। एब्सोल्युटली। बिल्कुल, तो ये ट्रेंड एक्चुअली एक पॉजिटिव रुख की तरफ दिखाता है कि इक्विटी में पार्टिसिपेशन निवेशकों का बढ़ा है। अब क्योंकि हम इक्विटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं प्रतिभा जो कि निवेशकों का काम काफी आसान कर देती हैं, क्योंकि एसेट एलोकेशन और बाजार के उतार चढ़ाव के साथ अपने पोर्टफोलियो को बार बार चेंज करना, लगता है निवेशकों को कि कहीं उनका जो उन्होंने एसेट एलोकेशन किया था वो बिगड़ ना गया हो और उनका जो फाइनेंशियल प्लानिंग डीरेल ना हो जाए। पर इसको आसान करने के लिए म्यूचुअल फंड की कुछ कैटेगरीज हैं जो ये काम ऑटोमेटिकली बहुत ही आसान तरीके से करती हैं, लाइक बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। तो क्या ऐसे फंड्स में निवेश करके कोई निवेशक आसानी से अपने एसेट एलोकेशन को मैनेज कर सकता है? एब्सोल्युटली स्वाति, ये जो ये बैलेंस फंड है उसका इसका मतलब है कि कुछ इक्विटी में होगा और कुछ डेट में होगा। इक्विटी में अप टू 65% रहेगा तो इक्विटी टैक्सेशन मिल जाता है। पर एक जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको एक प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो रहना चाहिए, क्योंकि इक्विटी का रिटर्न्स और लॉन्ग टर्म के लिए अगर वो रख रहे हैं, प्योर इक्विटी एक पोर्टफोलियो रहे, एक प्योर डेट का भी पोर्टफोलियो रहे जहां पे लिक्विड हो, और अगर कम रिटर्न्स भी मिले तो चलेगा, लेकिन एक स्मॉल पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो कैन डेफिनेटली बी बैलेंस एडवांटेज फंड्स। इसमें क्या है, प्रेशर कुकर जैसा है, जो बहुत स्टीम हो जाता है। इक्विटी मार्केट्स हैव रन अप अ लॉट, तो इक्विटी से फंड मैनेजर विल शिफ्ट टू डेट डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज मोमेंटम, वेदर इट इज बेस्ड ऑन पीई, इट इज ऑन वेरियस फैक्टर्स। इक्विटी बेच के डेट ज्यादा करेंगे, और मार्केट अभी नीचे है, इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, तो डेट कम करके इक्विटी ऊपर करेंगे।
एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर अगर हम वो रेप्लिकेट करना चाहे तो उसमें बहुत सारे कॉस्ट लगेंगे। एक तो एग्जिट क्लॉज लगेगा कि 1 साल के अंदर आपने इक्विटी फंड बेचना चाहे तो 1% एग्जिट क्लॉज लग जाएगा, कहीं 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 टाइम ज्यादा भी लग सकता है। दूसरा टैक्स लग सकता है, कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। तो वन पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो जो एकदम लॉन्ग टर्म के लिए वो इक्विटी में है और वन पार्ट इज इन डेट एंड वन पार्ट इज इन बैलेंस। बट ये याद जरूर रखें कि अगर आप ये वाला बैलेंस एडवांटेज फंड ले रहे हैं तो वो वॉलेटिलिटी को कम करेगा, अपसाइड डाउनसाइड दोनों कैप होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ डाउनसाइड कैप हो जाए और पूरा अपसाइड कैप्चर हो जाए, बिकॉज ओनली 65% 65-70% विल बी इक्विटी, तो अपसाइड भी 65-70% कैप्चर होगा और डाउनसाइड कम हो जाएगा। इट्स अ गुड एसेट क्लास टू बी इन। Multi-asset में another asset class is also added to it. Multi-asset funds have at least 3 asset classes, 10%, minimum 10% each. मतलब equity, debt या gold या real estate हो सकता है. So the volatility will come down further. A little more steady income. It's easy on your heart. You can sleep well at night when you invest in such. But a small part of your portfolio should definitely be in these categories: multi-asset and balance advantage. एब्सोल्युटली, बैलेंस एडवांटेज फंड और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, कम से कम जिसमें 3 क्लास में निवेश होता है 10%, और इसमें गोल्ड में आप एक्सपोजर ले सकते हैं, स्पेशली जब हम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की बात करते हैं तो कमोडिटी का भी एक फ्लेवर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं थ्रू मल्टी एसेट एलोकेशन फंड अपार्ट फ्रॉम बैलेंस एडवांटेज फंड। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद आज के म्यूचुअल फंड गाइड में हम बात करेंगे अगर आपको रियल एस्टेट में निवेश करना है तो म्यूचुअल फंड का रास्ता यानी रीट्स, क्या है ये, निवेश के क्या फायदे, बातचीत जारी रहेगी। चलिए तो आइए अब म्यूचुअल फंड गाइड में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ प्रतिभा गिरीश हैं फिनवाइज से, उनसे समझते हैं रीट्स यानी रियल एस्टेट में मुनाफे के निवेश के बारे में। प्रतिभा, रीट्स की यहाँ पर बात चल रही है और हमने क्योंकि अलग अलग एसेट क्लास की, एसेट एलोकेशन की यहाँ पर बात की है, तो जाहिर तौर पर हर कोई जानना चाहता है क्या रियल एस्टेट में निवेश का म्यूचुअल फंड का कोई रूट है जो वो अपना सकते हैं, और रीट बेसिकली क्या है, इसके फायदे क्या हैं? रीट्स बेसिकली म्यूचुअल फंड जैसा ही एक इंस्ट्रूमेंट है जो कई सारे इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करके कमर्शियल रियल एस्टेट, इंडिया में ज्यादातर कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, जहां पे रेंटल यील्ड या इनकम रेगुलर इनकम का चांसेस है, वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम लोग एज इन्वेस्टर्स इन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक तो आउटफ्लो बहुत ज्यादा रहता है, स्मॉल अमाउंट्स के लिए हम लोग रियल एस्टेट इन्वेस्ट नहीं कर पाते, कहीं कहीं लाखों में करोड़ों में होता है घर खरीदने के लिए, और बहुत सारा ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता है कि ये कंप्लीटेड है, इसका कैपिटल एप्रिसिएशन का क्या प्रोसेस है। ऑल दिस इज टेकन केयर ऑफ बाय रीट्स। वो लोग सबसे बेस्ट रियल एस्टेट जो ऑल ओवर द कंट्री, सबसे बेस्ट रियल एस्टेट दे ओन इट, एंड उधर से जो रेंटल यील्ड आता है दैट इज पास्ड ऑन टू द कस्टमर्स। नाउ हाउ डज दिस वर्क और इसमें क्या सेफ्टी है? सो रीट्स में उनका इनकम 2 टाइप का होता है। मेन तो ऑनगोइंग इंटरेस्ट इनकम हो सकता है, रेंटल इनकम हो सकता है। ये दोनों, अगर रेंटल इनकम जो भी वो कमा रहे हैं एज अ रीट्स, उसका 90% डिविडेंड के तौर पे इन्वेस्टर को देना जरूरी है एज पर लॉ। सो 90% ऑफ द इनकम व्हिच यू आर गेटिंग, एंड कमर्शियल रियल एस्टेट का जो है वो यील्ड, जो रेंटल है वो कहीं ज्यादा है रेसिडेंशियल से, कहीं ज्यादा है, ये 3-4% है तो बहुत ज्यादा ही है रियल एस्टेट रेसिडेंशियल से, और वो पूरा रेंटल यील्ड कस्टमर को डिविडेंड के तौर पे और ना टाइमली बेसिस मिलेगा। उसके अलावा बिकॉज रियल एस्टेट गुड क्वालिटी का रियल एस्टेट है तो उसका कैपिटल एप्रिसिएशन का भी चांसेस है। बट वन मस्ट कीप इन माइंड, जो रीट्स में इन्वेस्ट करते हैं ये ना ही प्योर इक्विटी टाइप है ना डेट टाइप। डेट के तरह आपको टाइमली पैसा रिटर्न मिलेगा एज डिविडेंड्स, और इक्विटी की तरह कैपिटल गेन्स भी मिलने का चांसेस है। एंड ऑल्सो देयर आर सम रूल्स। फॉर एग्जांपल, अगर रीट्स इन्वेस्ट कर रहा है कमर्शियल प्रॉपर्टी में, 80% ऑफ देम शुड बी कंप्लीटेड। ऐसा मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन सब खरीदना, अप टू 20% ओनली इज अलाउड। सो एडवांटेज ही एडवांटेज है। एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट नाउ इज ओनली 10,000 रुपीज। ऑल यू हैव टू डू इज हैव अ डीमैट अकाउंट एंड यू कैन इन्वेस्ट इन रीट्स। एक तरीका जल्दी से बता दीजिए प्रतिभा, निवेश कैसे करें
क्या वो एवेन्यू है जिसके जरिए कोई रियल एस्टेट में म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश कर सकता है? और कितने, वन मोर प्रतिभा, बिफोर यू स्टार्ट स्पीकिंग, आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट, अभी एट प्रेजेंट रीट में निवेशकों के पास मौके कितने हैं? क्योंकि शायद अभी बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं निवेशकों के पास थ्रू रीट फंड। तीन ऑप्शंस है। एम्बेसी का रीट्स है, माइंड स्पेस का है और ब्रुकफील्ड है। तो ये तीनों में अगर निवेश करना है तो बिकॉज ये रीट्स है तो डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। पहले 50,000 था मिनिमम इन्वेस्टमेंट, अभी 10,000 है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो रीट्स में आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड ही चाहिए, रीट्स नहीं चाहिए, तो मल्टी एसेट फंड में आप देख सकते हैं कि कहाँ पे उनका थर्ड एसेट रियल एस्टेट है और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इसका जो बेनिफिट है वो अलग ही है कि आपका रेगुलर इनकम भी आता रहे और कैपिटल अप्रिसिएशन भी हो, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, और ऊपर से टैक्सेशन बेनिफिट्स भी। अगर आप रियल एस्टेट ले तो उसको आप एक टाइल या एक बाथरूम नहीं बेच सकते, राइट? यहाँ पे अगर आपने रीट्स में इन्वेस्ट किया तो थोड़ा थोड़ा करके आप बेच सकते हैं और कैपिटल गेन्स को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको बहुत ज्यादा टैक्स आउटफ्लो ना लगे इन अ सिंगल ईयर। ओके, तो रियल एस्टेट में निवेश का तरीका रीट के जरिए, इस पर हमने चर्चा की, और कैसे निवेश कर सकते हैं, टैक्स के क्या फायदे हैं म्यूचुअल फंड गाइड में, हमने इसकी बारीकियों को समझा। बहुत धन्यवाद करेंगे आज के खास मेहमानों का हमारे साथ आज शो में शामिल होने के लिए। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही, रुकते हैं ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।